वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने निर्वाचन प्रणाली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, किंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। यह कथन गलत है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, साथ ही उनके मिलने वाला वेतन भी समान है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। जी हाँ, यह कथन सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को वही वेतन मिलता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर अपदस्थ किया जाता है जिस प्रकार और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपदस्थ किया जाता है। यह कथन भी सही है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर अपदस्थ किया जाता है जिस प्रकार जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले तक होता है, तो यह कथन गलत है। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कथन 2 और 3 सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है मतदाता सूची तैयार करना। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अगला है चुनावों के कार्यक्रमों का निर्धारण करना। अगला है उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना। चुनाव परिणामों की घोषणा करना। तो हमें सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं कि निर्वाचन आयोग को इन सभी कार्यों को करना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को तभी हटाया जा सकता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को परामर्श करे कि हटाने के लिए परामर्श करे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। कथन दिया है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियंत्रण होता है। कारण दिया, निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकता है या स्थानांतरण रोक सकता है। तो इसका कथन व कारण दोनों सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों अथवा पार्टियों द्वारा निम्न में से किसके उपयोग को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग। जी हाँ, यह चुनाव संहिता का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। चुनाव की गति घोषणा हो जाने के पश्चात मंत्री द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास करना। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह सभी कृत्य आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हमें चुनना है कि जो है इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा प्रत्याशियों का चयन करना, यानी कि सबसे पहले प्रत्याशियों का चयन होगा। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा नामांकन करना। तीसरे नंबर पर आएगा चुनाव चिन्ह का चुनाव करना। फिर चौथे नंबर पर आएगा चुनाव अभियान। तो क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, राजनीतिक दल अपने चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, यानी कि सबसे पहले प्रत्याशियों का चयन होगा। निर्वाचन प्रक्रिया का अगला चरण होता है नामांकन। अब यहाँ पर नामांकन किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयों में अपना नामांकन पत्र जमा करते हैं। अगला चरण होता है चुनाव चिन्ह आवंटित होना। फिर उसके बाद अगला चौथा आखिरी चरण होगा चुनाव अभियान। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनाव के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के साथ साथ चुनाव संपन्न कराने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय कानून निर्वाचन आयोग के इस कार्य में सहायक है? जनप्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व कानून 1951, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952, मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों संसदीय कानून निर्वाचन आयोग के कार्य में सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग से संबंधित है। इसमें दिया गया है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के उद्देश्य से किया जाता है। जी हाँ, यह परिसीमन आयोग का गठन देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के उद्देश्य से किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है तथा इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि यह एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटें वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। अगला कथन है 91वें संविधान संशोधन द्वारा चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण को वर्ष 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। जी हाँ, यह कथन भी सही है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने से चुनाव क्षेत्र काफ़ी सीमा तक असंतुलित हुए हैं। यह कथन भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। यदि उसे कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता, उसे कुल मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं होता है, उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता, उसे कुल वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीठासीन अधिकारी से संबंधित। पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में चुनाव का कार्य इसी के निर्देशन में किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में चुनाव का कार्य इसी के निर्देशन में किया जाता है। इसका मनोनयन चुनाव आयोग राज्य सरकार की सलाह से करता है। यह कथन भी सही है। एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पीठासीन अधिकारी मनोनीत नहीं किया जा सकता। तो यह कथन गलत है। हमें चुनना था कौन से कथन सही। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। तो यह बात सही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। अगला कथन है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक रहेगा। जी हाँ, यह कथन भी सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी समय भी मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित एवं हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और 2 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 से संबंधित है। क्वेश्चन है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाता है। अगला कथन है कोई व्यक्ति जिसे कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया उसे चुनाव में उम्मीदवार बनने से प्रतिबंधित करता है। यह भी कथन सही है। यह कथन सही है कि कोई व्यक्ति जिसे मामलों में दोषी करार दिया गया उसे चुनाव में उम्मीदवार बनने से प्रतिबंधित करता है। अगला कथन है ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज है किंतु उसे दोषी करार नहीं दिया गया वह चुनाव लड़ सकता है। यह कथन सही है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज है किंतु उसे दोषी करार नहीं दिया गया तो वह चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमारे कथन 2 और 3 सही हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है कि
हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि 2 और 3 कथन सही है, 1 हमारा गलत है, 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, चुनाव सुधार से, पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने से, या चकमा समस्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चुनाव सुधार से। दिनेश स्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से था। ये इसका गठन 1990 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1990 में प्रस्तुत की, लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को 1996 में लागू किया गया था। इसका गठन 1990 में किया गया था और इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को 1996 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनना है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, 1990 के दशक में के अंत में चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग शुरू किया गया था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। 1990 के दशक में के अंत में चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। वर्ष 2004 तक संपूर्ण भारत में ईवीएम का उपयोग प्रारंभ हो गया था। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में जन प्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनना है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और या संविधान के अपमान के दोषी व्यक्ति को सजा की तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक। तो यह कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या संविधान के अपमान के दोषी व्यक्ति को सजा की तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोका जा सकता है। अगला कथन है, लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि की गई है। यह कथन भी सही है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि की गई है। अगला कथन है, एक उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यह कथन गलत है। एक उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। अगला कथन है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव नहीं रोका जाएगा। यह कथन सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 व 4 कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि 1, 2 और 4 सही हैं, बल्कि कथन नंबर 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 नवंबर को, 25 जनवरी को या 8 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य है? निर्वाचन में भाग लेना, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जनमत का निर्माण करना और सरकार का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 1, 2, 3, 4, क्योंकि निर्वाचन में भाग लेना, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जनमत का निर्माण करना और सरकार का निर्माण करना, यह सभी कार्य राजनीतिक दल के होते हैं। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।